गढ़पुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचन वाला रघु रहता था। वो अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था। वो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाई भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्या हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूँ ए धंधा छोड़कर शेठ भूचन के पास काम पर लग जा। वो तुम्हें अच्छे पैसे भी दे देगा और फिर तुम खेत में कोई सब्जी उगा लेना। नहीं काका, मेरा इच्छे गुजरा हो जाता है। शेठ भूषण के पास कभी जरूर हुई तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। रही कोई सब्जी उगाने की बात, तो काका मेरे छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु ना होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं, पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी गाजर बिक रही है। उसी के लिए दवाइयां लानी है। मैं चोट में पड़ गया हूं। मैं क्या करूं? अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजर बिक जाएगी। गाजर ले लो गाजर, ताजे ताजे गाजर। रघु आवाज लगाकर जा रहा था, तभी सामने से एक औरत खड़ी थी। उचा ने रघु को कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मम्मी गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 रुपए की गाजर दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उससे गाजर दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजर बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। गाजर तो काफी बिक गई है, पर पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाके पूनम के लिए दवा ले आऊं। कल भी उछा ने दवा नहीं खाई। रघु दावा लेकर घर चला गया। घर आकर उचा ने बेटी की ओर देखा जो उदास बैठी हुई थी। बेटी, मैं दावा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर दोनों सूप साप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुरा के कहा, बेटी, कल से तुम हर दिन ये दवा मिलेगी। बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी कोशिश है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है, मैं जानती हूँ। ऐसे ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह ही अपने खेत पे टोकरी साथ लेके जाता और टोकरी भरकर गाजर लेके वापस आया। फिर उन्हें गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन रघु जब गाजर बेचने के लिए गया हुआ था तो पीछे से उनके खेत के पास से उनकी गाय लेके जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दिया। सालो बस करो, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतना पैसे नहीं है। सालो भागो, अब घर जाकर खा लेना। सरवही ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। सरवाहा जल्दी से अपने गेयों को लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का जलीय मात्र गजरों का खेत था, वो भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को लाल रंग का प्यारा सा एक सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया और भी खर्चा बहुत हो गया है, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा।
ये कहानी गढ़पुर गांव की है। इस गांव में राजू नाम के एक ईमानदार व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ रहते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, इसलिए वो खुद मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का खर्च संभालते थे। राजू किशोरीलाल सेठ के खेत में काम करते थे। एक सुबह राजू अपने रोज की तरह खेत पे काम करने निकल गए। जैसे ही वो खेत पहुंचे, रोज की तरह उस दिन भी ज्यादा काम था और बिना देरी में राजू अपने काम पर लग गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत में लगे रहने के कारण समय का पता ही नहीं चलता। काम करते करते कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और अंत में राजू थकी हारी घर लौट आते हैं। थकी हारे राजू हाथ मुंह धोकर आकर खट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी राजू की पत्नी विमला उनके लिए गर्मा गर्म जमवानू और तीखी चटपटी चटनी और मिर्च लाती हैं। जी देखिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जमावनू और चटनी बनाए हैं। अरे वाह विमला, आज तुमने गर्मा गर्म जमवाणु बनाए हैं और ये क्या, वो लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। फिर क्या था, राजू दिन भर की थकन भूलकर खाना खाने लगते हैं। वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। विमला कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है। ये अगली सुबह हो जाती है। राजू फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आज राजू को अपना खेत का हिच्चा मिलाने वाला था। हाँ तो राजू, ए लो तुम्हारी इस वर्ष की मेहनत का हिसाब। राजू पैसे हाथों में लेकर गिनने लगते हैं और उनके हिसाब से ये कम होते हैं। अरे ओ राजू, जुबान मत लगाओ मुझसे। मैंने आपको खेत दिया है और तुम मुझसे जुबान लगाता है। कान खोलकर सुन, तुझे इतना ही हिसाब मिलेगा, बाद में तुझे खेत नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से अभी। अरे सेठ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ा कम हिसाब मिलेगा तो चलेगा, पर ऐसा मत कीजिए सेठ जी। मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो हमें पति पत्नी को संभाल सके। ये मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। अरे अब रोना धोना बंद करो और निकालो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरा दिमाग खराब कर बैठूंगा। अरे बिरजू, इस आदमी को ऐसे अभी के अभी निकालो। सेठ जी, मुझे ऐसा मत कीजिए। मैं कम हिसाब में भी आपकी खेत पे कम करूंगा। कृपा करके मुझे आपका खेत वापस दीजिए। अरे राजू, निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी राजू को धक्के मारकर वहां से निकलवा देता है। राजू असहाय होकर अब घर की ओर चल पड़ते हैं। जी, आप जल्दी घर आ गए और अपना चेहरा इतना उदास क्या है? अरे अब क्या बताऊं विमला तुम्हें। मुझे आज खेत से निकाल दिया है। उस रात दुख के कारण राजू और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट से सो जाते हैं। अगले दिन राजू चिंतित हालात में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म खाना बना के लाती है। राजू खाना खा रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। विमला, क्यों ना मैं फाफड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहां काम करने वाले। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ फाफड़े नहीं, इसे जलेबी के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में जलेबी फाफड़ा बहुत बिकते हैं। हमारा जलेबी और फाफड़ा भी जरूर लोग खरीदेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। लोग फाफड़े के साथ जलेबी खाना जरूर पसंद करेंगे। जी, पर हमारे पास तो ठेला नहीं है बेचने के लिए। ठेला तो लगेगा ना? विमला, मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान आ जाएगा। फिर क्या था, वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन राजू अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म फाफड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है।
अरे वाह चाचा, इस फाफड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में किसी ने एक साथ जलेबी फाफड़े का ठेला नहीं लगाया। किसी ने एक प्लेट जलेबी फाफड़े तो खिलाओ। राजू उस आदमी को गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी फाफड़े देते हैं। वो आदमी भी मजे से जलेबी फाफड़े खाने लगता है। वाह राजू, क्या स्वाद है तुम्हारे इस फाफड़े का, और साथ में ये स्वादिष्ट जलेबी, मजा आ गया।